हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है इस कोरोना काल में आप घर पे स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका पढ़ाई भी स्मूथली से चल रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्द 11th-12th के जितने भी चैप्टर हैं सभी लेके आऊँगा। तो आज से हम लोग अपना आज सफ़र स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग कैलकुलस का 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस पढ़ेंगे और कैलकुलस में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है ये सब हम लोग जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आकाश कुमार और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। तो फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग सेट्स पढ़ते हैं। सेट्स क्या है, सेट का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में। सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन वेल डिफाइंड मैनर या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। किसी चीज़ का कलेक्शन करते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो। जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम है, यहाँ पे हाँ हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कलेक्शन बनाइए जो जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है तो उन्हें एक ग्रुप में रखिए, जिनकी हाइट 5 फीट से कम है उन्हें एक ग्रुप में रखिए। तो सेट्स क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही हम लोग सेट कहते हैं। जैसे एक क्लासरूम है, वहाँ पे हम लोग को कलेक्शन करना है कि जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है वो एक ग्रुप में होंगे। तो ये वेल डिफाइन है। हम लोग पता कर सकते हैं कि एक क्लासरूम में मान लो 40 स्टूडेंट हैं, उनमें से 20 स्टूडेंट की हाइट 5 फीट से ज़्यादा, 20 स्टूडेंट के नहीं सभी के होंगे, फिर भी मान लेते हैं 30 स्टूडेंट की हाइट 5 फीट से ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह का कलेक्शन हो जाएगा और उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो वही बस एक सेट हुआ, एक छोटा सा रिवीजन था सेट्स का। अभी हम लोग को मेन पढ़ना है फंक्शन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। मान लो दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ना उनका एक यूनिक इमेज होगा सेट बी में, तो उस चीज़ को हम लोग फंक्शन कहेंगे। वो फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है। रिलेशन हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं रिलेशन। वैसे आगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो डिफरेंस कुछ एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जिससे पता चल जाएगा कि कौन रिलेशन है और कौन फंक्शन है। वैसे अगर रिलेशन के बारे में बात किया जाए तो रिलेशन किसी रूल से निर्धारित नहीं होता है। उसका मान लो दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो उसका जो है ना उसका इमेज एक से ज़्यादा भी हो सकता है। रिलेशन देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं 11th में। कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे यहाँ पे समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसका कुछ एलिमेंट है ए बी सी, इसका कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4। ये इन्वर्सर रिलेशन हो गया। तो रिलेशन दो सेट्स का रिलेशन हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फॉर एनी टू सेट A and B
any relation R is subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस P। और जब रिलेशन ही में रूल ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसके कारण सेट ए का जितने भी सेट ए का इमेज एक ही बने, सेट ए सिर्फ यूनिक इमेज बनाए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का एक यूनिक इमेज हो, तो उस चीज़ को हम लोग फंक्शन कहेंगे। जितने भी रिलेशन हैं वो फंक्शन है, लेकिन जितने भी फंक्शन हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन में एक से ज़्यादा भी इमेज हो सकता है, लेकिन फंक्शन में मात्र एक ही इमेज होगा, वो किसी रूल से निर्धारित होता है। तो आइए उसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। A function from A to B is a rule assigned with a function from A to B is a rule that assign इस तरीके से निर्धारित होगा कि जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज या ओनली वन इमेज इन सेट बी, और ओनली वन इमेज इन सेट बी। रिलेशन में जब एक कंडीशन लग जाता है कि सेट ए के जो इमेज होगा वो यूनिक इमेज बनाए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिक इमेज बनाए, तो उस चीज़ को हम लोग फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एफ इज सच दैट इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे वाई जो होगा वो सेट ए y बिलोंग टू सेट बी वेयर x बिलोंग टू सेट ए, या कभी कभी हम लोग इसको साथ में भी लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मान लेते हैं दो सेट हम लोग ले लेते हैं, ये है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए के कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी, सेट बी के कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इनके जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या है, एक यूनिक इमेज होना चाहिए, सभी का एक यूनिक इमेज है। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, और इसी को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और जितने भी सेट ए के इमेज जो बने हैं सेट बी में, वो जितने इमेज बने हैं उन सभी को हम लोग रेंज कहेंगे। रेंज हमेशा सबसेट होगा, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ ग्राफ बना लेते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कौन
पहले कुछ इसका ग्राफ बना के फंक्शन में पहले हम लोग कुछ ग्राफ से देखते हैं कि कौन फंक्शन है, किसे हम फंक्शन कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। उसके बाद कुछ ग्राफ्स हैं, हम लोग डोमेन, रेंज और कोड डोमेन भी समझेंगे। जैसे कुछ ग्राफ हम लोग अभी बनाते हैं। हाँ, तो ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ, ये चौथा ग्राफ। इस पहले ग्राफ में हम लोग देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका तो एक यूनिक इमेज है सेट्स बी में, तो इस चीज़ को हम लोग फंक्शन कहेंगे। इसमें हम लोग फंक्शन कहेंगे या नहीं। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का यूनिक इमेज नहीं है। ए का इमेज 1 है, बी का भी इमेज 1 है, तो इन दोनों का यूनिक इमेज तो है, लेकिन सी का कोई इमेज नहीं है, तो इस चीज़ को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। अब यहाँ थर्ड ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि ए के यहाँ पे दो इमेज है। ए का इमेज 1 भी है, ए का इमेज 2 भी है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है। तो यहाँ पे तो यूनिक इमेज नहीं हुआ ए का। ए का अगर कोई एक इमेज होता तो इस चीज़ को हम लोग फंक्शन कहते हैं, लेकिन इसमें हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसको एक तरीके का हम लोग रिलेशन कह सकते हैं, क्योंकि रिलेशन में कोई ऐसा कोई रूल निर्धारित नहीं होता है कि उसका एक ही इमेज हो। रिलेशन में ये सब रूल नहीं होता है, ये सिर्फ फंक्शन में पॉसिबल है कि जितने भी इमेज होंगे वो यूनिक इमेज होना चाहिए बस। इस ग्राफ में देखें, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 1 है, सी का इमेज 3 है, तो इसमें सभी का इमेज यूनिक है, तो इसको भी हम लोग फंक्शन कहेंगे। ये कुछ ग्राफ हो गया, हमें मतलब समझने के लिए कुछ फिगर हो गया। ग्राफ नहीं इसको बोलेंगे, कुछ फिगर हो गया है फंक्शन समझने के लिए। अब हम लोग डोमेन, को डोमेन और रेंज का बस एक छोटा सा फिगर बना के उसको समझेंगे। वैसे डोमेन, को डोमेन और रेंज हम लोग आगे जैसे ही अभी जो बहुत जल्द फंक्शन ख़त्म ही, इसका डिफिनीसन जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके बाद हम लोग डोमेन के बारे में जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। जितने भी फंक्शन हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो और उसके बाद डोमेन के क्वेश्चन बनाएंगे, रेंज के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं, बेसिक टू एडवांस चलना है हमें। तो दो फिगर बना लेते हैं, सेट ए और सेट बी का। सेट ए के कितने इमेज, सेट ए के मान लो कि कोई कुछ एलिमेंट है ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ए जो है 1 के साथ इमेज बना रहा है, बी जो है 3 के साथ इमेज बना रहा है, सी जो है 2 के साथ इमेज बना रहा है। तो इसमें हम लोग सेट ए को हम लोग डोमेन कहेंगे, सेट बी को को डोमेन कहेंगे। डोमेन क्या हो गया, ए
बी सी कोडोमेन वन टू थ्री फोर फाइव और रेंज। रेंज किसको कहेंगे? जितने भी इमेज बन रहे हैं ना सेट ए के, वो सभी रेंज कहलाएंगे। इसमें 1 2 3 ये जो इमेज बना है ये सभी क्या होंगे? ये सभी रेंज होंगे। तो ये तो हुआ एक छोटा सा डिफिनीशन फंक्शन के बारे में। अभी आगे ग्राफ पढ़ेंगे कि किसी ग्राफ को देख के हम लोग कैसे पता करें वो फंक्शन है या नहीं है। फिर अभी देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल, और फिर 2 एग्जाम्पल लेते हैं इक्वेशन के थ्रू कि उस चीज़ को हम लोग फंक्शन या और रिलेशन में समझेंगे। पहले हम लोग ग्राफ समझते हैं। अगर कोई ग्राफ दिया हुआ हो तो कैसे हम लोग समझेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं? तो इसका बस क्लियर कट है कि हम लोगों को y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, और वो x के मतलब x के एक पॉइंट पे y का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग पाराबोला का एक ग्राफ बनाते हैं, y स्क्वायर इजकल टू x। इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल जो अगर स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे और x के एक पॉइंट पे y का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। अदरवाइज हम लोग इसे फंक्शन नहीं कहेंगे, वो एक तरह का रिलेशन हो गया। इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं, तो x के एक पॉइंट पे y के कितने वैल्यू मिल रहे हैं? दो वैल्यू मिल रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। वैसे अगर हम लोग ऐसे समझें, x का कोई एक वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लो सीट से समझते हैं, x का एक वैल्यू ले लिए 4, x इजकल टू 4, तो y के कितने वैल्यू आएंगे? -2 और 2। तो कितने इमेज बना रहे हैं? 2 इमेज बना रहे हैं, एक -2 बना रहा है, एक 2 बना रहा है। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ये एक तरह का रिलेशन है और फंक्शन इसे हम लोग नहीं कहेंगे। तो हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होना चाहिए, विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, एंड और x के एक पॉइंट पे y का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, एंड इट गिव्स यूनिक वैल्यू ऑफ y एट एनी पॉइंट ऑफ x। तो ग्राफ समझने का ये बेहतरीन तरीका है, आसान है कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ हो तो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचे, और अगर वो x के एक पॉइंट पे y को अगर एक ही तरीके से काट रहा है, ऐसा नहीं है कि x को अगर एक पॉइंट ये इस लाइन में देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन खींचे तो x के एक पॉइंट पे y के कितने वैल्यू मिल रहे हैं? 2 वैल्यू मिल रहे हैं, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, तो कितना? 2 वैल्यू मिल गया। तो इस चीज़ को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ ग्राफ हम बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे।
वाई इजकल टू एक्स क्यूब, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन से हम लोग देखते हैं पहले कि इस चीज़ को हम लोग फंक्शन कहेंगे या नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अगर हम लोग इसके y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस के पैरेलल अगर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचें तो क्या x के एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिलेगा। तो ये एक तरीके का फंक्शन है। आराम कोई भी इक्वेशन दे, अगर हम लोग ग्राफ जानते हैं ना तो उसको आराम से देखेंगे, बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। x y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं तो क्या हुआ, x के एक पॉइंट पे y का कितना एक वैल्यू मिल रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग फंक्शन कहेंगे। अब कितने नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। हम लोग 11th क्लास में सेट्स पढ़ के आए हैं। तो हम 11th क्लास में आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई सेट है तो नंबर ऑफ, और उसमें n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितना पॉसिबल होगा, 2 टू द पावर n। अगर रिलेशन है तो कितना नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, 2 का पावर mn। अब नंबर ऑफ फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे, मान लेते हैं हम लोग ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A के m एलिमेंट है, x1 x2 डॉट 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 m एलिमेंट। सेट B के n एलिमेंट है। तो कितना नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, x1 कितना इमेज बना सकता है सेट B में, n इमेज बना सकता है, पॉसिबल बोल रहा है कितना नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो n, x2 भी n, इसी तरह m, x1 n करेगा, x2 भी n करेगा, x3 भी n करेगा, डॉट डॉट डॉट। तो कितना नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, n टू द पावर m, इतना नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि 11th में हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। तो ये बोल रहा नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितना हो सकता है, तो n टू द पावर m होगा, क्योंकि x1 भी n बना सकता है, x2 भी n बना सकता है, x3 भी n बना सकता है, डॉट डॉट m तक वो सभी n बना सकते हैं, n इमेज बना सकते हैं। तो n टू द पावर m पॉसिबल हो सकता है। जैसे इसमें कितना नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, ये कितना इमेज बनाएगा, n तरीके से इमेज बना सकता है। ये y1 से भी बनाएगा, y2 से भी बना सकता है, मतलब बना सकता है, पॉसिबल बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि x1 y1 से भी बना देगा, y2 से भी बनाएगा, एक ही साथ सबसे बना देगा तो वो उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ये बोल रहा नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल, तो पॉसिबल तो n टू द पावर m होगा। अब आगे हम लोग डोमेन के बारे में जानते हैं, डोमेन क्या होता है, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए डोमेन समझते हैं। मान लो ये एक इक्वेशन है y इक्वल टू fx, इसी x को हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन कहेंगे, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो आगे हम लोग विस्तार से डोमेन रेंज पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जब हम लोग हाँ मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे तो उस समय डोमेन रेंज का जो क्वेश्चन होता है वो बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। आगे जो जितने भी फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे उन सभी में डोमेन रेंज का यूज होगा ही होगा। तो वहाँ पे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जैसे इन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे वहीं पे हम लोग डोमेन रेंज भी पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे डोमेन के बारे में कुछ हम बता देते हैं। डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स का वो वैल्यू जिसके कारण फंक्शन
डिफाइन हो। वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइन। तो इस चीज़ को हम लोग डोमेन कहेंगे। तो डोमेन के कुछ रूल हैं वो अभी जानते हैं, डोमेन का कुछ रूल है वो अभी समझते हैं। जितने भी इवन रूट्स हैं ना वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला। सेकंड क्या होगा, सेकंड डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल ना हो। थर्ड हम लोग समझ लेते हैं कि मान लेते हैं f(x) एक फंक्शन है और g(x) एक फंक्शन है। f(x) का डोमेन d1 है, g(x) का डोमेन d2 है। तो दोनों का डोमेन क्या होगा, अगर मतलब f(x) प्लस g(x) दोनों का डोमेन क्या होगा, d1 इंटीग्रेशन d2 इंटरसेक्शन कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं इंटरसेक्शन, d1 इंटरसेक्शन d2 कर देंगे। अगर माइनस रहेगा तो उसमें भी d1 इंटरसेक्शन d2 करेंगे। मल्टीप्लाई भी रहेगा तो d1 इंटरसेक्शन d2 करेंगे। अगर डिवाइड रहेगा तो d1 इंटरसेक्शन d2 करेंगे। और जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो ये कुछ रूल हैं डोमेन के। इवन रूट्स सच दैट, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, ये सब कितना, ये सब हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा। थर्ड, मान लेते हैं कि f(x) का कोई लेट f(x) हैज डोमेन d1 एंड g(x) हैज डोमेन d2। तो डोमेन f(x) प्लस g(x) क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। डोमेन f(x) माइनस g(x) क्या हो जाएगा, ये भी d1 इंटरसेक्शन d2। डोमेन f(x) मल्टीप्लाई g(x) भी d1 इंटरसेक्शन d2। और डोमेन f(x) बाई g(x) भी d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। और g(x) इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ डोमेन के रूल हुए। अब हम लोग आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, अगले ही लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने के साथ ही जितने भी डोमेन के क्वेश्चन है ना, डोमेन के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, वो सब करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। फंक्शन ये तो बस छोटा सा डिफिनीसन हुआ। अब आगे जैसे ही मॉडुलस फंक्शन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तब फंक्शन का क्वेश्चन जो होगा ना उसका लेवल हाई हो जाएगा। ये तो बस छोटा सा डिफिनीसन ही था फंक्शन का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।